हेलो स्टूडेंट्स, ये WTO का पार्ट 3 है। इसमें हम बात करने वाले हैं WTO एंड इंडिया। WTO हमें पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया WTO का फाउंडर मेंबर रहा है। और यदि हम आज की बात करें तो इंडिया का ट्रेड है जो वो 90% तक उन कंट्रीज से होता है जो WTO की मेंबर हैं। अब ये जो ट्रेड होता है, इसका क्या बेनिफिट है या क्या हार्म है, या इंडिया के लिए WTO की मेंबरशिप कितनी यूज़फुल है, उसकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिसएडवांटेज टू इंडिया, या क्या क्या नुकसान हो रहे हैं इंडिया को WTO के मेंबर बनने के कारण। देखिए, जैसे ही WTO और गेट से WTO बना था, तो गेट से जैसे ही WTO बना, वैसे ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के हितों के लिए बना है और उन्हीं के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उनको नुकसान होगा। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को किस तरीके से इन चीज़ों का नुकसान हो रहा है। पहला पॉइंट है आपका डिसएडवांटेज टू एग्रीकल्चर सेक्टर। यदि हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज पर डिपेंड कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज हैं, जो अच्छे सीड्स अवेलेबल कराती हैं, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराती हैं। और इन कंपनीज़ के पास जो सीड्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी और मशीनरी है, वो हमें इन कंपनीज से हाई रेट्स पर खरीदनी पड़ती है, और जो कि इंडिया में केवल कुछ ही फार्मर अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि बड़े फार्मर्स हैं। जबकि हम छोटे फार्मर्स की बात करते हैं तो वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें जो कम अच्छे सीड्स हैं उन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और उनकी उपजाऊ क्षमता कम होती है और उनसे कम अच्छा प्रोडक्शन हो पाता है। तो ऐसे में फार्मर्स को मजबूरन खेती छोड़नी पड़ती है, अपनी लैंड को सेल करना पड़ता है। इसी के साथ साथ लैंड सेल होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो रूरल एरियाज में बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के कंट्रोल में आ गई हैं ये सारी चीज़ें। इसी के साथ साथ प्लांट्स और कैटल फीड की यदि आप बात करें तो वो भी पेटेंट्स के दायरे में आती हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज के कंट्रोल में आ गई हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज इन सब चीज़ों का पेटेंट ले लेती है, जिसके कारण इन चीज़ों को बाकी लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, और मल्टीनेशनल कंपनीज क्योंकि इनका पेटेंट लिया है, इनके लिए रिसर्च पर पैसा खर्च किया है, तो वो इन्हें हाई जो प्राइजेज हैं उस पर सेल करती हैं, जिसको इंडिया जैसी जो कम डेवलप कंट्रीज हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती, और वहाँ के लोगों को नुकसान होता है। रिडक्शन इन सब्सिडी, यानी कि WTO में जो एग्रीमेंट्स किए जाते थे वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है उसको कम करने पर फोकस किया गया। लेकिन क्योंकि हमने बात की इंडिया ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वहाँ पर लोग गरीब ज़्यादा हैं, और ऐसे में यदि सब्सिडी को कम कर दिया जाएगा तो इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो स्पेशली गरीब किसान हैं, उनको नुकसान होगा एग्रीकल्चरल फील्ड में। इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, WTO में इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि जितना भी सरप्लस फूड ग्रेन्स होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वो ईजिली एक्सपोर्ट कर सकती हैं, और उनके जो दूसरी कंट्रीज़ उनको इंपोर्ट कर रही हैं वो लार्ज स्केल पर इंपोर्ट करेंगी। और अगर इस तरीके से इंपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा और लार्ज स्केल पर इंपोर्ट के लिए यदि कंट्रीज़ बाध्य होंगी, तो जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट को फेस कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे इंपोर्ट्स के कारण डेफिसिट आ रहा है, क्योंकि हमें इंपोर्ट की पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है जबकि हम एक्सपोर्ट से कम अर्न कर पा रहे हैं। ऐसे में यदि हमें डेवलप्ड कंट्रीज से जो फूड ग्रेन है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा लार्ज स्केल में, हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ ब्रांड सीड्स, अब जो ब्रांड सीड्स हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए
आपके फार्मर्स हैं, जो आपके साइंटिस्ट हैं, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्रांडेड सीड्स ऑलरेडी पेटेंटेड है। जिन्होंने रिसर्च करके उसे डेवलप किया है वो उस पर पेटेंट हासिल कर चुके हैं। उनकी परमिशन के बिना हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। और इंडिया में इससे का सबसे ज़्यादा सीधा सीधा नुकसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को होगा, जो कि इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जिससे उनके प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। पेटेंट राइट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, एमएनसीज इसके अलावा जो भी माइनर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, उन पर भी पेटेंट राइट लेने की कोशिश करती रहती है, जिसका इंडिया की एग्रीकल्चर को या इंडिया को सीधा सीधा नुकसान होगा। जैसे कि हम नीम की बात करें, नीम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, चाहे आपको टूथपेस्ट बनानी हो, चाहे सोप बनानी हो, और अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी नीम पर पेटेंट ले लेगी तो इसका सीधा सीधा नुकसान इंडिया को होगा। दूसरा फिर हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोटेक्शन। अब क्या हो रहा है कि जो भी WTO की प्रोटेक्शन है ब्रीडिंग के लिए, वो स्यूजेनराइज सिस्टम पर डिपेंड कर रही है। इंडिया के फार्मर्स को यदि इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स चाहिए, जो कि नई ब्रीड हो, जो कि ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हो, तो उनको इस पेटेंटेड या स्यूजेनराइज सिस्टम के अंतर्गत आने वाली जो प्लांट ब्रीडिंग्स हैं, उनको खरीदने के लिए हाई प्राइस पे करना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे उनकी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के फील्ड में वो और ज़्यादा एमएनसीज पर बढ़ जाएगी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ट्रिम्स, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की जहां हम बात कर रहे हैं, यदि हम इन्वेस्टमेंट के फील्ड में मल्टीनेशनल कंपनीज को कम्प्लीटली फ्री छोड़ देते हैं, उनको डोमेस्टिक कंपनीज जैसी ट्रीटमेंट देते हैं, और तो ये इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल साबित होगा, और इससे उनको नुकसान होगा, उनका प्रोडक्शन कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो भी बढ़ सकता है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज़ हैं उनके पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, या आप पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारी कंपनीज़ इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ compete नहीं कर सकती, जिसका सीधा सीधा नुकसान इन कंपनीज़ को क्लोजर के रूप में भी फेस करना पड़ सकता है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडिया ने जो मेडिसिन के फील्ड में फूड ग्रेन या केमिकल प्रोडक्ट की बात करें तो उस फील्ड्स में पेटेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और इंडिया को WTO ने 10 साल का टाइम WTO ने इंडिया को 10 साल का हालांकि टाइम प्रोवाइड किया था पेटेंट्स के लिए और एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इस 10 साल तक किसी तरह के मेडिसिन में प्राइस हाइक ना करने की ही कोशिश रही है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इंडिया के हितों का भी ध्यान रखा जाना था। लेकिन इस टाइम के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज कोई भी अगर इंडिया मेडिसिन के फील्ड में पेटेंट नहीं लेता है और उनके मेडिसिन को किसी भी तरीके से यूटिलाइज करता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अगेंस्ट क्लेम कर सकती हैं और उसको कॉपी करने से रोक सकती हैं, जिसके कारण इंडिया के रिसर्चर्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी और इंडिया को ये खुद प्रूव करना पड़ेगा कि वो किसी तरह की नकल नहीं कर रहा है या इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो क्लेम हैं वो झूठे हैं। और अगर इन सब दावों में, इन सब झगड़ों में घुसा जाएगा तो ऑब्वियसली इंडिया का बहुत सारा टाइम और मनी वेस्ट होगा। फॉरेन ऑनरशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स को भी WTO के दायरे में शामिल कर लिया गया है और फॉरेन कंपनीज से इन्हें खरीदा जा सकता है। लेकिन ये जो भी सिनेरियो है इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे प्राइस हाइक ही देखने को मिलेगा। ट्रिप्स की यदि हम बात करें तो जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात कर रहे हैं या ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से हार्मफुल है इंडिया के लिए। और ये हार्मफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सभी मेंबर्स के लिए एक तरह के स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए, जबकि सभी मेंबर्स की यदि हम बात करें तो उसमें डेवलप्ड नेशंस भी हैं, डेवलपिंग नेशन भी हैं और लीस्ट डेवलप्ड नेशन भी हैं। हर एक कंट्री की इकोनॉमिक और टेक्निकल डेवलपमेंट या कंडीशंस काफ़ी अलग देखने को मिलती हैं।
टेक्नोलॉजी का लेवल जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत हाई है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इस मामले में बहुत पीछे हैं। तो ऐसे में जो पेटेंट्स होंगे वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा लिए जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन पर पैसा खर्च करते हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है। और अगर वो पेटेंट लेंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान होगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि उनको वो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगे दामों पर उन देशों से खरीदनी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर के फील्ड में या मेडिकल सर्विसेज के फील्ड में इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं किसी भी कंट्री के लिए, और इनमें यदि प्राइस हाइक देखने को मिलता है तो इसका सीधा सीधा असर डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर पड़ेगा। डिसएडवांटेज टू सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर को भी नुकसान होगा, जिसमें हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, होटल सर्विसेज की बात करते हैं, क्योंकि यदि हम दूसरे देशों से बात करें तो वहाँ के सर्विसेज काफ़ी एडवांस है और हमारा सर्विस सेक्टर वहाँ के सर्विस सेक्टर से compete नहीं कर सकता। तो ऐसे में नुकसान हमारे सर्विस सेक्टर को होगा। डिसएडवांटेज ऑफ पेटेंटाइजेशन। अब पेटेंट जो कराए जाते हैं उनका प्रोविज़न क्या किया गया है, 20 साल के लिए प्रोविज़न किया गया है। अगर किसी ने एक पेटेंट करा लिया तो अगले 20 साल तक उसका वो पेटेंट चलेगा, और इतने लंबे समय तक हम उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, स्पेशली साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च में। और इस पेटेंट के कारण हम यदि उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमें पेटेंटेड जो नेशन है वहाँ से वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी, और वो जो नेशन है वो ऑब्वियसली हमें बहुत महंगे दामों पर वो चीज़ उपलब्ध कराएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे पहलू की, यानी एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर इंडिया, यानी डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने से इंडिया को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। पहले जनरल एडवांटेजेस की बात करेंगे। जनरल एडवांटेजेस मतलब जो हर किसी कंट्री को फ़ायदा हो रहा है डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने से। पहली चीज़, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं डब्ल्यूटीओ की, वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती हैं, और आपस में ट्रेड को फ्री बनाने पर वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी टैक्स या टैक्स से रिलेटेड नहीं है जो बैरियर्स, उन बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब से क्या हो रहा है कि अलग अलग नए मार्केट इन कंट्रीज़ के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं। इंडिया के लिए भी ऐसा हो रहा है, और इससे फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। अब बात की जा रही है कि भाई डब्ल्यूटीओ में जो है वो सब्सिडीज़ को रिड्यूस किया जाएगा एग्रीकल्चर के फील्ड में, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ देती हैं। तो यदि उनकी सब्सिडीज़ को कम कर दिया जाएगा और साथ में कस्टम ड्यूटीज़ को कम कर दिया जाएगा, या एग्रीकल्चरल इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस डेवलप्ड नेशन लगा रहे हैं उनको कम कर दिया जाएगा, तो हमारे जैसे देश जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं, जहाँ एग्रीकल्चर एक अहम हिस्सा है इकोनॉमी का, वहाँ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इंक्रीज इन फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रिम्स की, यानी हम दूसरी देशों की या मल्टीनेशनल जो भी कंपनी आ रही हैं उनको डोमेस्टिक कंपनीज की तरह ट्रीटमेंट दें, तो ऐसा करने से जो एमएनसीज हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नेशन में, और वो कहीं भी जाकर किसी भी नेशन में जाकर अपने ब्रांचेस सेटअप कर सकती हैं, जो उस नेशन के इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में यूज़फुल होगा। इनफ्लो ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। समय के साथ जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और तो इन फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण जिन देशों में बेटर टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं है, वो देश भी इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। बेनिफिट ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम। अब फॉरेन ट्रेड क्या हो सकता है कि डब्ल्यूटीओ की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो फॉरेन ट्रेड करती हैं, वो जो डब्ल्यूटीओ के समझौते हैं वो सब पर पूरी तरह से लागू होंगे, और सारे नेशंस में फ्री ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। डब्ल्यूटीओ जब तक नहीं था तो पहले क्या किया जाता था
जो भी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड नेगोशिएशंस होती थी, एग्रीमेंट्स होते थे, वो बायलैटरल स्तर पर होते थे, यानी दो नेशन मिलकर आपस में समझौता करते थे। अगर हर एक देश दूसरे देश से मिलकर समझौता करेगा तो इस तरीके से बहुत सारे बायलैटरल समझौते किसी भी देश को दूसरे देशों के साथ करने पड़ेंगे। लेकिन WTO के आने के कारण मल्टीलेटरल ट्रेड हो गया है, यानी जो भी समझौते होते हैं वो बहुदेशीय होते हैं, और जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उन सबको उन समझौतों को मानना पड़ता है, जिससे ट्रेड को बहुत ही आसान हो गया है। प्रमोशन टू रिसर्च बिकॉज ऑफ पेटेंट्स। अब क्योंकि पेटेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो भी कोई ओरिजिनल इन्वेंशन करेगा, प्रोडक्ट को खोजेगा, वो पेटेंट करा सकता है, तो ऐसे में पेटेंट कराने वाले को फ़ायदा है कि वो अपने प्राइस पर उस चीज़ को बेच सकता है, क्योंकि कोई दूसरा उस चीज़ को नहीं बना सकता, उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर सकता पेटेंट के ऑनर की मर्जी के बिना। तो पेटेंट वाला अपने प्राइस पर उसको बेच सकता है। इसी के साथ साथ दूसरे को यदि पेटेंट देता है कुछ समय के लिए तो उस पर रॉयल्टी भी कमा सकता है, जो एक तरीके की फीस है। तो इन सब का फ़ायदा होगा पेटेंट के ऑनर को। इसीलिए जो भी नेशंस हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स हासिल किए जा सकें। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्वालिटी सीड्स इन न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। क्योंकि अब दूसरे देशों में एग्रीकल्चरल रिसर्च और सभी फील्ड्स में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे देश में भी तो रिसर्च और डेवलपमेंट से ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स और न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स को अरेंज किया जा सकता है, को पाया जा सकता है, कह सकते हैं हम। और इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस होगी, आउटपुट बढ़ेगा, और जो भी किसान यूज़ कर रहे हैं इन बेटर सीड्स को, वो अपने आउटपुट का एक हिस्सा रख सकते हैं ताकि वो फर्दर उन सीड्स को यूटिलाइज कर सके सब्सिक्वेंट क्रॉप्स के लिए। रिस्ट्रिक्ट्स डंपिंग। अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में डंपिंग की प्रक्रिया को अपना रही है, यानी सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में डंप करने की सोच रही है, तो ऐसे में WTO में उसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। फिर हम बात करते हैं पर्टिकुलर एडवांटेजेस, यानी कि जो इंडिया को हो रहे हैं WTO का मेंबर बनने के कारण। पर्टिकुलर एडवांटेजेस की जब आप बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, यानी WTO का मेंबर बनने के कारण इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लोज एंजॉय कर पा रहा है, और जितने भी समझौते हो रहे हैं वो मल्टीलेटरल लेवल पर, यानी कई देशों के साथ हो रहे हैं। और अब इंडिया को अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल समझौते करने की ज़रूरत नहीं है, और इंडिया के जो कस्टम टैरिफ्स हैं वो भी इंडिया के लिए रिड्यूस हो रहे हैं बाकी देशों के साथ, और इससे उसके ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है। नो रिडक्शन इन सब्सिडीज। WTO में जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड में सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना पड़ेगा, और फिर हम कहते हैं कि नहीं इसका नुकसान तो इंडिया को होगा, इंडिया एक गरीब नेशन है, पुअर फार्मर्स कैसे आपके सर्वाइव करेंगे यदि सब्सिडीज़ हटा दी गई। लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये रिडक्शन सब्सिडीज़ पर तब होना है जब 10% से ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट की सब्सिडी दी जा रही हो। लेकिन इंडिया में जो सब्सिडी दी जा रही है वो ऑलरेडी 10% से कम है, तो इसका नुकसान इंडिया को नहीं होगा। नो नीड ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि भाई डेवलप्ड नेशंस से आपको बहुत लार्ज स्केल में इंपोर्ट करना पड़ेगा फूड ग्रेन, आप किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं वहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर। लेकिन जैसे इंडिया की बात करें या और कंट्रीज़ की जहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम जो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, जहाँ डेफिसिट हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वहाँ पर जो है ये कंट्रीज़ कंपैरेटिवली फ्री हैं, ये इंपोर्ट्स पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। तो इंडिया में किसी तरीके से भी फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट नहीं बढ़ेगा, इंडिया अपने मर्जी के अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का सहारा ले सकता है। फिर हम कहते हैं कि भाई इंडिया में हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी ना रहेंगी, तो
ये ऐसे में फिर हमारे लिए ये इम्पोर्ट्स हार्मफुल साबित हो सकते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट जो है एग्रीकल्चर पर वो 6 इयर्स के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद भी यदि इंडिया को फूड ग्रेन इंपोर्ट करना है तो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा सकता है, जैसे फूड ग्रेन पर 100% तक, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर 150% तक और एडिबल ऑयल्स पर 300% तक इंडिया इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहा है। और इतने हाई इंपोर्ट ड्यूटीज से जो इंपोर्टेड फूड ग्रेन है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो अपने आप में इन इंपोर्ट्स को रोकने में मदद करता है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। अब जो हमारा फूड ग्रेन है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिस पर हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, वहाँ पर सरकार को किसी तरीके की सब्सिडी को कम नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ की एग्रीकल्चर में जो नेशंस ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे थे उनको अपनी सब्सिडीज़ रिड्यूस करनी पड़ रही हैं। इसी के साथ साथ जो इम्पोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती थी उसको आपको रिड्यूस करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ इंपोर्ट पर आप किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि आपको फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना है। तो ऐसे में इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक उभरता हुआ मार्केट ग्लोबल लेवल पर सामने है और उसके फूड ग्रेन के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। फ्रीडम टू यूज सीड्स। अब डब्ल्यूटीओ ने ये क्लैरिफाई कर दिया था पहले ही कि फार्मर्स फ्री हैं, वो बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ कर सकते हैं। कैसे सीड्स को? जो उन्होंने अपनी क्रॉप से बचाए हैं। मान लीजिए मैंने अपने क्रॉप का कुछ आउटपुट रख लिया है कि हम नेक्स्ट सीजन में जब इस फसल को दोबारा लगाएंगे तो उस सीड्स को यूज़ कर लेंगे, तो इंडियन फार्मर्स ऐसा कर सकते हैं। रिसर्चर्स भी ऐसा कर सकते हैं कि जो रिजर्व्ड वैरायटी है उस वैरायटी से और बेहतर अन्य वैरायटी की खोज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए जो ओरिजिनल ब्रीडर है, जो मालिक है, उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। पेटेंट एंड स्यूजन राइट सिस्टम। अब इंडिया में जहाँ तक बात है सीड्स की, वहाँ पर पेटेंट का किसी तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं रहा है। इंडिया फ्यूचर में भी इस प्रोविज़न को चेंज नहीं करना चाह रहा है, और इसी के लिए जो सीड की बात की जाती है वहाँ पर स्यूजनराइज सिस्टम को ऑप्ट किया गया है, जिसमें क्या होता है, बेसिकली जो प्लांट ब्रीडर है उसको सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए जाते हैं जो अपने आप में अपने प्रोविजंस को फ्रेम करता है, और इंडिया के फार्मर्स को इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। उनको इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड, बेटर सीड मिल पाएंगे। हालांकि इस जो स्यूजनराइज सिस्टम है इसमें भी जो प्लांट ब्रीडर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर फ़ायदा एक दूसरा क्या होगा कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर हमने पेटेंट को नापना कर स्यूजनराइज यानी अपने तरीके के, अपने ज़रूरतों के अनुसार नियम बनाए हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर और रिसर्च पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। डंकल ड्राफ्ट और एग्रीकल्चर की बात करते हैं। डंकल ड्राफ्ट जब बनाया गया तो वहाँ पर कहा गया था कि सब्सिडीज़ को रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्योंकि एग्रीकल्चर के फील्ड में उतनी सब्सिडीज़ दी ही नहीं जा रही तो उनको रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं डेवलपिंग नेशंस के, उनको एक बेहतर मार्केट पहले से मिल पा रहा है, और वो अपने वहाँ पर जो फार्मर्स हैं क्रॉप्स का जो उनका एक आउटपुट है, जो एक हिस्सा है, वो उसको फर्दर दोबारा क्रॉप लगाने के लिए सीड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही फूड ग्रेन को जो प्रोक्योर करने की प्रक्रिया है, जो वेयर हाउस बनाने के सिस्टम्स हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि शॉर्टेज ना हो तो पीडीएस सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जहाँ फेयर प्राइस राशन शॉप्स के द्वारा हम लोगों को कम प्राइस पर अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको भी किसी तरीके का यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है। तो डंकल ड्राफ्ट में जितने प्रोविजंस थे उससे इंडिया को नुकसान सीधा सीधा देखने को नहीं मिला। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स की बात करते हैं तो ट्रिप्स में ये प्रोविज़न किया गया था कि आप जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर
अपने राइट्स असाइन करा सकते हैं। किसी भी फॉर्म में ये राइट हो सकते हैं, चाहे पेटेंट हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो। ये आपकी अगर प्रॉपर्टी है, आपने इन्वेंट की है, तो आपको उस पर राइट लेने का पूरा पूरा अधिकार है। तो लेकिन जहाँ तक इसके हार्म की बात करें, इंडिया के केस में इन चीज़ों का हार्म देखने को नहीं मिला, क्योंकि पेटेंट को छोड़कर बाकी जितने भी फॉर्मेशन थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, इंडिया उनमें पहले से ही इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स रखता है। और यदि पेटेंट की बात करें मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि इंडिया में मेडिसिन के फील्ड में पेटेंट नहीं पाया जाता था, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इंडिया के लिए रही। लेकिन क्योंकि इंडिया को रिलैक्सेशन दे दिया गया कुछ समय के लिए इस पेटेंट के फील्ड में, तो इंडिया को मेडिसिन्स में एकदम से प्राइस हाइक देखने को नहीं मिला। और जो मोस्ट एसेंशियल और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, उनको इस WTO के या डंकल ड्राफ्ट के प्रोविजन से बाहर रखा गया। अब जो बात करें गेट की, तो वहाँ पर पेटेंट ड्रग्स अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में। और यदि हम लिस्ट को चेक करते हैं तो ज़्यादा आपके यहाँ पर इस तरीके की मेडिसिन्स नहीं हैं जो पेटेंट के दायरे में आती हैं। कुछ ही मेडिसिन्स पेटेंट के दायरे में आती हैं। और 1998 तक का हमें, क्योंकि फ्री टाइम पीरियड दिया गया था गेट के अंतर्गत, तो वहाँ पर हमें किसी तरीके का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिला, क्योंकि हम इजीली वहाँ तक कॉपी कर सकते थे उन चीज़ों की। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिम्स के, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहाँ हम फॉरेन कंपनीज़ को डोमेस्टिक कंपनीज़ के साथ इक्विवेलेंट लेके चलते हैं, एक जैसे अधिकार देकर चलते हैं। लेकिन उसका जहाँ हम कह रहे थे कि नुकसान होगा, MNCs अगर आएंगी तो उसका नुकसान भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा पूरा राइट दिया गया है कि वो कितनी फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अलो करती है अपनी कंट्री में आने के लिए, और किस फॉर्म में अलो करती है। और जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो चाहे तो एक तरीके से कंपल्शंस भी लगा सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रही है, जो कि इंडिया के केस में हो सकता है। यानी गवर्नमेंट चाहे तो जो MNCs हमारे यहाँ आ रही हैं उनको कंपल्सरी कर सकती है कि आपको इतना जो अपना प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करना ही होगा। सर्विसेज की बात करते हैं। अब WTO में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया, जो कि गेट में पहले नहीं किया गया था। और MNCs को अलाउ कर दिया गया कि वो सर्विस फील्ड में भी एंटर कर सकती हैं, बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं। और इससे जो सर्विस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो रहा है। और MNCs यदि आपके नेशन में आकर काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा होगा। जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत प्रिवेल करती है। तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जितने भी बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे सर्विसेज के फील्ड में, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। पहले जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ स्पेशली क्लोथिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आप जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ इस तरह के प्रोविजंस करती थी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते थे। वो कोटा सेट कर देती थी, कोटा की रिस्ट्रिक्शंस की, इससे ज़्यादा हम डेवलपिंग नेशन से टेक्सटाइल का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। और इसका सीधा सीधा नुकसान हो रहा था इंडिया जैसे कंट्री को, जहाँ पर टेक्सटाइल एक मजबूत सेक्टर है और जहाँ एक्सपोर्ट की कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो WTO के अंतर्गत इस तरह के एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स को कैंसिल आउट कर दिया गया। जैसे हम मल्टी फाइबर अरेंजमेंट की बात करते हैं, जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया था, जिसके अंतर्गत कोटाज फिक्स किए गए थे इंपोर्ट पर डेवलपिंग कंट्रीज से। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट्स थे उनको WTO के अंतर्गत एलिमिनेट कर दिया गया है। प्रोग्रेस इन फुलफिलमेंट ऑफ इंडियाज़ कमिटमेंट टू WTO। इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि WTO के मेंबर को रहते हुए वो जितनी भी उसके कमिटमेंट्स बनती हैं WTO के प्रति, उनको पूरा करे और समय रहते पूरा करे। तो पहली चीज़ कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। 1997 में जहाँ पर हम
2714 वस्तुएं ऐसी थी जिनके इंपोर्ट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, उनको हमने धीरे धीरे रिड्यूस किया है। और यदि आप 2002 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इंपोर्ट्स हैं वहाँ सभी इंपोर्ट्स पर हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंडिया ने 1999 में पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट लाया था। इसके साथ साथ पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 लाया गया और इसमें कोशिश किया गया कि जो भी कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, चाहे वो मेडिसिन्स के प्रोड्यूसर्स की हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, ये उन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए ये पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। पेटेंट्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में जिससे पेटेंट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया जा सकता है और जितनी भी नई इन्वेंशंस हो रही हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड हो, उन सबको पेटेंट के लायक बनाया जाए। प्लांट वेराइटीज़ के फील्ड में इंडिया ने सुजनराई सिस्टम को ऑप्ट किया। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स या इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस की बात करें तो इंडिया ने इनके एक्ट को भी समय समय पर मॉडिफाई किया है। कॉपीराइट एक्ट 1957 को अमेंड किया गया 1999 में। ट्रेड मर्केंटाइज एक्ट जो है आपका 1958 में आया था, उसको भी 99 में अमेंड किया गया। और जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो उसको इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एक्ट के प्रोविजंस की तरह ही हो। जोग्राफिकल इंडिकेशन या जोग्राफिक इंडिकेशंस की हम बात करते हैं, यानी कि इसमें जनरल ऑब्लिगेशन क्या है कि गवर्नमेंट को लीगल तरीके प्रोवाइड करने होते हैं ताकि जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके जो हित हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके और ऐसी वस्तुओं के क्षेत्र में स्पेशली जहाँ पर वो वस्तुएं एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में बनी हैं तो और उस प्लेस में जो ओरिजिन है उस वस्तु का लाई करता है, तो ऐसी जोग्राफिकल इंडिकेशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके इसके लिए गवर्नमेंट ने जोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड नया लॉ दिसंबर 1999 में पेश किया। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इंडिया ने 2 तरीके के ट्रिम्स से रिलेटेड जो आप कह सकते हैं कानून हैं, लॉ हैं, वो भी लागू किए हैं। और ट्रिम एग्रीमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज़ को 5 साल का टाइम दिया गया था। इसके अंतर्गत वो क्या कर सकते थे कि एग्रीमेंट को नोटिफाई कर सकते थे और इसी फील्ड में आगे चलकर इंडिया ने ट्रिम से रिलेटेड 2 आपके जो कानून हैं आप कह सकते हैं उनको नोटिफाई किया, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड और दूसरा कंज्यूमर आइटम से रिलेटेड। टैरिफ्स, हमारा कमिटमेंट रहा है कि टैरिफ्स जितने भी हैं उनको रिड्यूस किया जाए और इसी फील्ड में आप कह सकते हैं टैरिफ को रिड्यूस किया गया और 2000 तक नॉन एग्रीकल्चरल और नॉन टेक्सटाइल आइटम्स जितने भी हैं और उनके फील्ड में स्पेशली हमने टैरिफ को रिड्यूस करने की कोशिश की और इस संबंध में एक्शंस लिए।